नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे रोजाना के वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए, डरता है शाह, डराने वाला चाहिए। जी हाँ, 2021-22 में नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद भवन में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, और शाह ने जिस तरह से चाणक्य बुद्धि लगा करके ऑपरेशन लोटस चला करके विपक्ष को डराने का काम किया, सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैला करके विपक्ष ही नहीं, कारपोरेट को भी और सामाजिक संगठनों को तथा पूरे देश की जनता को डराने का काम किया था, वह शाह आज खुद डर रहा है और संसद भवन में डर के मारे थर-थर कांपते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संरक्षण मांग रहा है। हमारी रक्षा कीजिए, हमें संरक्षण दीजिए, हम डरे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था एक अकेला सब पर भारी और 56 इंच की सरकार, आज वह दोनों नेता मोदी और शाह बैकफुट पर आ गए हैं और अपने ही लिए गए फैसले को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं और बदल भी रहे हैं धड़ल्ले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों तक राज किया है, वह ठसक निकल चुकी है। वह उस समय के शासन प्रशासन की हवा निकल चुकी है और 2024 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज, इनकी भाव भंगिमा आप देखिए तो दंग रह जाइएगा। अभी 2 दिन पहले ओम बिरला के यहाँ चाय पर आए थे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, 1-2 बड़े नेता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह लटका हुआ था और अनंत में कहीं खोए हुए ध्यान मग्न लग रहे थे, निराश, हताश, परेशान लग रहे थे। और प्रधानमंत्री का यह बॉडी लैंग्वेज देख करके राहुल गांधी हंस रहे थे। प्रधानमंत्री सत्ता में है, राहुल गांधी विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद राहुल गांधी अपने को मजबूत पा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत से, अपनी स्पीच से, अपनी बुद्धि से बैकफुट पर ला दिए हैं। और जिस चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी ने संसद में उठाया था, उस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके 6 महारथी राहुल गांधी को तो अभिमन्यु के रूप में नहीं घेर सके, लेकिन राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें नरेंद्र मोदी और शाह सभी भय से कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। और उनका डर उस समय प्रस्फुटित हो जाता है जब वह तमाम ऐसे नियमों कानूनों को जिसे बना चुके हैं या नहीं बनाए हैं या आधा बना हुआ है, उसे लेने पर मजबूर हो जाते हैं। याद कीजिए, उसी पुरानी संसद भवन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 जीतने के बाद, 400 पार करने के बाद इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा धमाका होगा कि आप देख करके चौंक जाएंगे। क्या धमाके करेंगे, यह बात तो उन्होंने उस समय नहीं स्पष्ट किया था, लेकिन उनके मन में जो था, वो आरएसएस के मन में जो होता है वही उनके मन में था। उनकी मंशा थी, उनका इरादा था
कि 2024 में 300 पार भी सीटें आ गई तो हम आरएसएस के 100 साल के सपने को साकार करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुसलमानों को CAA NRC के तहत मुस्लिम देशों में भेजेंगे और वहां के हिंदुओं को बुलाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बनाएंगे और मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी संपत्ति हासिल कर लेंगे, उन पर हिंदुओं का अधिकार हो जाएगा। तो इसी तरह के चौंकाने वाले फैसले उनके मन में, उनके इरादे थे 2022 में, जब उन्होंने कहा था कि बड़ा धमाका होगा 2024 जीतने के बाद। लेकिन उनके धमाके का एक हिस्सा लीक हो गया। वह हिस्सा था 400 पार दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। बस उस हिस्से के लीक होने के बाद ही नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आ गए और उनके आधा दर्जन से अधिक सांसदों और मंत्रियों, पूर्व मंत्री रह चुके हैं वे, अनंत हेगड़े जैसे लोग, उन्होंने जब कहा कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, तो नरेंद्र मोदी का पहला धमाका कर दिया, समय से पहले, जीत से पहले। और उसी धमाके में जिस तरह से संविधान के मुद्दे को पकड़ लिया राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने, और उत्तर प्रदेश सहित कई बड़े राज्यों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात और संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात भी कह दिए होते, जो इनका मुख्य एजेंडा है, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी सरकार भी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहन भागवत उम्मीद करते थे 2014 से कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा कीजिए जिससे कि 2025 तक संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति का राज स्थापित हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। अगले साल 2025 में शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में आरएसएस का गठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था, लेकिन 2014 तक खुद संघ को भी नहीं यकीन था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लेकिन जब 2014 में भगवा सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आरएसएस को एक बड़ी उम्मीद हो गई कि अब तो संविधान भी खत्म होगा, मनुस्मृति भी लागू होगी और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। अगर नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के फार्मूले पर 2014 में चलना शुरू कर देते, संविधान को खत्म करने की नियति रखते, हिंदू राष्ट्र बनाने का इरादा रखते, मनुस्मृति लागू करने की सोच रखते, तो 2019 में ही भगवा राज का अंत हो जाता, 2024 और 29 का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आरएसएस से निकले हुए प्रचारक होने के बाद, स्वयं सेवक होने के बावजूद मोहन भागवत को गच्चा दे गए और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम नहीं कर सके। यही वजह है कि आज मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से नाराज बैठे हैं, और नाराजगी इतना ज़्यादा है कि नरेंद्र मोदी को हटा करके संघ के किसी व्यक्ति को भाजपा के शीर्ष पर लाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी संघ के किसी व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। लेकिन संघ का इरादा, संघ का यह विचार मूर्त रूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और शाह आज किस स्थिति में है, देश उसे अच्छी तरह से देख रहा है। राहुल गांधी ने बजट सत्र में कहा था
कि अब नरेंद्र मोदी हमारे सामने नहीं आएगा भाषण देने के लिए, और हुआ भी। पूरे बजट सत्र तक लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन चलता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने नहीं आए। शायद नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि हम तो राहुल गांधी को अपने चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु की तरह खत्म कर देने का सिलसिला नहीं कामयाब कर सके, कहीं ऐसा न हो कि अपने चक्रव्यूह में राहुल गांधी हमें अभिमन्यु बना दे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ठसक के साथ 2014 से 2019 के बाद तमाम विधेयक पेश करके उसे अधिनियम और एक्ट कानून बनाने का काम करते रहे हैं, बड़ी ठसक के साथ उन्होंने किसानों का बिल लाया, 3 काले कानून पास कराया और चोर दरवाजे से ला करके राज्यसभा में गुंडागर्दी के बल पर उस बिल को पास कराया। लेकिन किसानों के 13 महीने के आंदोलन पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए और तीनों काले कानून वापस हुए। लेकिन किसानों की सारी मांगें नहीं मानी गई, इसलिए किसान आज भी आंदोलनरत हैं और आगे भी रहेंगे जब तक कि एमएसपी की गारंटी और जो 750 किसान आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उन्हें मुआवजा मिलने तक और कई अन्य मांगे नहीं माने जाने तक किसान आंदोलनरत रहेंगे। बेरोजगार भी आंदोलनरत हैं और बेरोजगारी के बारे में जो आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और एसबीआई का नाम लेकर के कहते हैं कि एसबीआई के आंकड़ों के अनुसार हमने पिछले 3-4 सालों में 9 करोड़ नौकरियां दी है, इस पर न कोई बेरोजगार विश्वास कर रहा है। और बेरोजगारों की तो बात दूर, इस देश का एक बच्चा जो नाबालिग होता है वह भी विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत देश में अब कोई बेरोजगार और गरीब रह ही नहीं गया है। 25 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी रेखा से बाहर अमीरी रेखा में ला दिया है। हर घर में नल लग चुका है, हर लोगों को घर मिल चुका है, अब कोई भी समस्या इस देश में रह ही नहीं गई है। लेकिन जो प्रधानमंत्री के झूठ और जुमले हैं, इन्हें सुनते सुनते पिछले 10 सालों से इस देश की जनता का कान पक चुका है और अब वह इस तरह से आदत पड़ गई है ऐसे झूठे जुमलों और प्रधानमंत्री के झूठ को सुनने के लिए। लेकिन आंकड़ों से जनता की परेशानियां कम नहीं हो सकती, जनता का दुख दर्द नहीं हो सकता, बेरोजगारों का दंश नहीं दूर हो सकता, किसानों की समस्याएं नहीं खत्म हो सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ से घिरे हुए हैं आज की तिथि में, चाहे वो किसान हो उन्होंने घेर रखा है, बेरोजगार हो, यहाँ तक कि नौकरशाही से भी अब घिरने लगे हैं। नौकरशाही को अंदेशा हो गया है कि यह सरकार 240 पर आ गई है और मध्यावधि चुनाव या 2029 के चुनाव में पूरी तरह से धराशायी हो गई। और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान नौकरशाही को भी ललकारा था और कहा था कि जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर इस देश के नेताओं को फंसाती है और जिस तरह से उन्हें जेल भेजने का काम करती है भ्रष्टाचार के नाम पर, जिस तरह से ईडी की स्वायत्तता, सीबीआई की स्वायत्तता खत्म कर दी गई है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ईडी को निर्देश देते हैं कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको जेल में डालना है, किसके घर पर रेड चलाना है। तो नौकरशाही भी अब यह सब करते करते थक गई है। और अभी आपको हम बताएं कि राहुल गांधी के लिए कहा गया था कि 1-2 दिन में राहुल गांधी के यहाँ ईडी की रेड पड़ने वाली है। नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित घोटाले
का कोई नया सबूत मिल गया है और उस सबूत को लेकर के राहुल गांधी को घेरने का काम किया जाएगा। हो सकता है उन्हें जेल भी भेज दिया जाए। उसी समय कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी और इन्हें जेल होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, शाह के लिए बहुत बुरा होगा और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम राहुल गांधी की गिरफ्तारी करेगी। जब राहुल गांधी जेल से निकलेंगे तो आज जो राहुल गांधी का कद्दावर रूप है उससे कहीं बड़ा, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा कद होकर के वह जेल से निकलेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए और ईडी को गिरफ्तारी करने, रेड डालने, पूछताछ करने के लिए मना कर दिया और ईडी ने भी हाथ खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करना सही नहीं होगा। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, उन्होंने वक्त की नब्ज पर हाथ रख कर के अपने बयान दिया है और उसमें काफ़ी हद तक सत्यता है। इस बात से नरेंद्र मोदी और ईडी दोनों बैकफुट पर आ गए और राहुल गांधी के गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। वायनाड गए हुए थे राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में, जहां पर एक राष्ट्रीय आपदा आई हुई थी और 300 से ज़्यादा लोग काल कवलित हुए थे। वहां पर रात्रि में 1:52 पर वह ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हम जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी का रेड पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे अंदरूनी सूत्रों ने हमें बताया है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम चाय बिस्किट से उनका स्वागत करेंगे बाहें फैला करके। और उसके बाद 2 दिन पहले जब सुगबुगाहट हुई, अखबारों में खबर छपी कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी 1-2 दिन में हो सकती है, तो उसके बाद देश में जैसा हड़कंप मचा और नरेंद्र मोदी और ईडी को बैकफुट पर आना पड़ा। तो जाहिर है कि जो मैंने शुरू में कहा था, झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी की गिरफ्तारी के मामले में बैकफुट पर नहीं आए, बल्कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को भी जेपीसी के हवाले कर दिए हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के हवाले कर दिए हैं। विचार विमर्श करके, बाल की खाल खींच करके उस पर अपना निर्णय जेपीसी देगा। उसके बाद वह बिल पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, या यूं कहिए कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और उस बिल को अब नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों बैकफुट पर आए नरेंद्र मोदी, जो धमाका करने की बात 2021-22 में पुरानी संसद में किए थे कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। हालांकि उन्होंने उस समय वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लिया था। उसे वह मूर्त रूप देने के लिए जब बिल को लाते हैं तो पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता भी विरोध करते हैं और तमाम मुस्लिम धर्म संगठन और सभी लोग बिल का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा बिल पास हुआ है तो हिंदुओं के मठों और मंदिरों में से संबंधित जितने भी संगठन हैं उसमें मुसलमानों को प्रवेश दिया जाए और मंदिर की प्रॉपर्टी को भी हड़प करके सरकार की प्रॉपर्टी बनाई जाए। सिर्फ मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बनाने का इरादा त्याग करके जेपीसी में दे दिया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी हार हुई। मुसलमानों ने, इंडिया गठबंधन ने उन्हें झुका दिया। झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और मुस्लिम जब इकट्ठा हो गए तो झुक गए नरेंद्र मोदी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
संकट में डाल चुका है। और फिर जो नया खुलासा हुआ है, इससे न सिर्फ अडानी ही सवालों के घेरे में आया है, बल्कि सेबी की अध्यक्ष CEO जो महिला है बुच, माधवी बुच, वह भी घेरे में आ गया है भ्रष्टाचार के। उसका हस्बैंड भी घेरे में आ गया है। तो अडानी अंबानी से लेकर के सेबी के उच्च अधिकारी तक सब के भ्रष्टाचार में हाथ सने हुए हैं। और इसका खुलासा जब हुआ तो कोहराम मच गया पूरे देश में। और इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने घेरने का काम किया है। और 22 अगस्त को पूरे देश में, हर जिलों में, हर कचहरी में और सेबी के दफ्तर के आगे, ईडी के दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और जनता के निचले स्तर तक, गांव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध हो गई है नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को, जो कि सेबी से संबंधित है, अडानी से संबंधित है। हमें लगता है कि इस मामले में भी नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे और जेपीसी से जांच के लिए मान जाएंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में एक कील यह भी होगी हिंडनबर्ग की भी। हिंडनबर्ग एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। सेबी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को नंगा कर रहा है। और यह काम तो भारत के मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन भारत का मीडिया पंगु बन गया है, नरेंद्र मोदी के गोदी में बैठ गया है और उसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो गोदी मीडिया के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को सामने लाएगा। अगर बाहर की कोई संस्था, कोई संगठन, अमेरिका जैसे देश का संगठन, कोई एजेंसी भारत के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है तो इसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, और इसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन यह तो बौखलाहट हुआ। बौखलाहट में कोई क्या बोल जाए, किसको गालियां दे दे, क्या कह जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का है। और जब तक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से हिंडनबर्ग रिपोर्ट और सेबी की जांच, अडानी की जांच के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होंगे, तब तक यह आंदोलन चलेगा। और 22 अगस्त को जिस ढंग से कांग्रेस ने प्लानिंग किया है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे, हिंडनबर्ग के मामले में भी झुकेंगे। ब्रॉडकास्ट बिल हम जैसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रॉडकास्ट बिल लाए हुए थे। और जब इसका प्रचार हुआ तो पता चला कि अगर कोई यूट्यूब चैनल का यूट्यूब चलाने वाला व्यक्ति, पत्रकार अगर कोई गलती करता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसकी पहली गलती पर 50 लाख रुपए जुर्माना और दूसरी गलती पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना। इस तरह से सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, डिजिटल मीडिया और मीडिया, गोदी मीडिया भी उसमें आया, उसके ऊपर नकेल कसने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया। लेकिन आज उसे भी वापस कर लिया गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पहरा नहीं बैठा सकते, लगाम नहीं लगा सकते। और यह अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान देता है, तो संविधान से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं हो जाएंगे। संविधान के खिलाफ मीडिया पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। आज बैकफुट पर आना पड़ा और फिर से झुक गए मोदी। झुकाने वाला इस बार पत्रकार है, हम जैसे वीडियो बनाने वाले हैं, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जो लोग चलाते हैं, फेसबुक,
और इंस्टाग्राम और एक्स जो लोग चलाते हैं, अगर वह कोई पोस्ट शेयर करते या अपनी पोस्ट डालते या लाइक करते, वो भी उस ब्रॉडकास्ट बिल के दायरे में आ जाते और उन पर भी 50 लाख का जुर्माना होता। लेकिन आज वह कानून वापस हो गया और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अब अक्टूबर में नए रूप में लाने के बारे में सोचेंगे, लाएंगे नहीं, सोचेंगे। तो इस तरह से ब्रॉडकास्ट बिल पर भी नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए। दलित क्रीमी लेयर और दलितों के आरक्षण में कोटे में कोटा का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इस पर भी नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 100 सांसदों को उन्होंने बुलाया, जिसमें अधिकांश दलित थे। उनसे वादा किया कि जैसे पहले से क्रीमी लेयर SC ST में नहीं था, कोटे में कोटा नहीं था, उसी तरह से आगे भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम अध्यादेश ला करके या कानून बना करके ख़त्म कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो इसमें कांग्रेस का भी साथ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्णय सुना दिया कुछ समझ में नहीं आता, न सत्ता पक्ष के समझ में आता है न विपक्ष के समझ में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव कैसे जीते हैं? चुनाव खत्म होने के 1-1.5 महीने बाद जब इसकी समीक्षा इस देश के वरिष्ठ लोगों, जानकारों ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से किया तो पता चला कि 5 करोड़ वोट फर्जी पड़े हुए हैं और इन 5 करोड़ वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 79 सीटें मिली हैं। अगर ये 5 करोड़ वोट फर्जी नहीं होते तो 79 सीटें घट जाती नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों से भी नहीं बन सकती थी। तो यह बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और इसकी जानकारी जिन संस्थाओं ने, ADR और तमाम ऐसी संस्थाओं ने किया और इसे प्रकाश में लाया, वह सब चुनाव आयोग को सौंपा गया है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। जवाब न आने की स्थिति में यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर बैसाखियों वाली सरकार से बैसाखी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर मध्यावधि चुनाव की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि चुनाव को भी कैंसिल किया जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शासन करने का रवैया, अहंकारी, तामसी और तानाशाही रवैया था 2014 से 24 तक, 10 सालों तक, अब वह काम नहीं आ रहा है और वह हर एक मोड़ पर खतरों से घिरे हैं और झुकते जा रहे हैं। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।